हुक्स लॉ हम ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हैं। हुक्स लॉ अप्लाइड टू हेलिकल स्प्रिंग। अब हेलिकल स्प्रिंग के ऊपर हुक्स लॉ किस तरह से अप्लाई होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये मैंने जो फिगर बनाई है ना, इसमें स्प्रिंग एक ही है, सिचुएशंस मैंने आपको 3 दिखाई है। एक स्प्रिंग समझ लें कि वो किसी मैंने सपोर्ट के साथ सस्पेंड किया हुआ है। एक स्प्रिंग है ना, उसमें 2 एंड्स होंगी ना, एक एंड को मैंने किसी सपोर्ट के साथ, ऐसे समझ लें ये सपोर्ट है, यहां पर मैंने एक स्प्रिंग बांधा हुआ है ऐसे नीचे, आई नहीं समझ में? तो ये एक सपोर्ट के साथ इसकी एंड फिक्स है और दूसरी एंड जो है वो उसकी फ्री है। ये जो फिगर ए में आपको नजर आ रहा है ना, यहां पर स्प्रिंग के साथ हमने कोई मास अटैच नहीं किया हुआ है, यानी ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में मौजूद है। अच्छा, इसके बाद फिगर बी में यहां पर क्या किया है कि हमने इसके साथ एक मास बांध दिया है। एक मास बांधेंगे तो क्या होगा, वो उसका वेट जो है उसे नीचे खींचेगा ना। जाहिर है हर चीज को जमीन क्या करती है, डाउनवर्ड पुल करती है, उसके वेट की वजह से उसमें नीचे खिंचाव होगा, तो स्प्रिंग जो है वो भी स्ट्रेच हो जाएगा, उसकी लेंथ के अंदर क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। उसकी लेंथ के अंदर जो इजाफा होता है वैसे हम उसे स्ट्रेन का नाम देते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये जो लेंथ के अंदर इजाफा हुआ है, इस लेंथ को यहां पर हम नाम देते हैं एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंड करना, किसी चीज को बढ़ाना। तो एक्सटेंशन का मतलब जो इसकी लेंथ में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। अच्छा, अब यहां पर तीसरी फिगर में वही सेम स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग बदल नहीं गया। तीसरी फिगर में मैंने क्या किया है, मास को डबल कर दिया, यानी जो पहले हमने वेट बांधा हुआ था ना, मास क्या हो गया, उससे डबल हो गया। अच्छा, जब मास डबल हो गया तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो एक्सटेंशन थी वो भी डबल हो गई। फर्ज करो हमने 50 ग्राम वेट जब बांधा था तो उसमें 2 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ, एक एग्जांपल दे रहा हूं। और अगर मैं 100 ग्राम बांध लेता हूं तो उसमें कितना इजाफा हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर तो 50 पे हो रहा था, तो 100 पे कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर का इजाफा हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यानी आप जितना वेट, जितना फोर्स स्प्रिंग के ऊपर लगा रहे हो, उतनी ज्यादा उसके अंदर एक्सटेंशन हो रही है। ये तो बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। लेकिन साथ साथ मैंने आपको एक पॉइंट और भी समझाया हुआ कि जब आप इलास्टिक मटेरियल को पुल करते हैं तो उस पर एक नहीं बल्कि 2 फोर्स लगते हैं, याद है? एक फोर्स वो लगता है जो कि हम लगाते हैं, वो होता है अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स होता है बेटा? अप्लाइड फोर्स। और एक फोर्स वो होता है जो स्प्रिंग लगाएगा अपने आप को रीस्टोर करने के लिए, वो वाला फोर्स क्या कहलाता है, रीस्टोरिंग फोर्स। यानी ऐसे समझ लें यहां पर 2 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स ये है, ये कौन सा फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। और एक फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है ऊपर की तरफ, ये कौन सा फोर्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। यहां पर देखें, अगर अप्लाइड फोर्स कम है तो रीस्टोरिंग फोर्स भी कम है। यहां पर देखें, अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया। अप्लाइड फोर्स ज्यादा क्यों हो गया कि मैंने वेट को बढ़ा दिया, मास को बढ़ा दिया, अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया। अप्लाइड फोर्स जब मैं बढ़ा दूंगा तो रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ा दूंगा। लेकिन ये रीस्टोरिंग फोर्स तब बढ़ता है जब ऑब्जेक्ट को आप ज्यादा एक्सटेंड करते हो। एक स्प्रिंग है ना, उसको अगर मैं थोड़ा सा खींचूंगा, मेरे हाथों पर थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा, थोड़ा सा और खींचूं, ज्यादा खिंचाव होगा, थोड़ा सा और खींचूं और ज्यादा खिंचाव होगा। इसका मतलब जितनी ज्यादा एक्सटेंशन उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी। यहां पर इस रीस्टोरिंग फोर्स को हम नाम देते हैं, समझ लें, टेंशन का, खिंचाव का। देखें यहां पर 2 अल्फाज है ना, एक लफ्ज कौन सा है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से मुराद क्या है, जो साइज में इजाफा हो रहा है, एक्सटेंशन। और यहां टेंशन से मुराद क्या है, खिंचाव।
खींच कौन रहा है? हम भी खींच रहे हैं लेकिन स्प्रिंग को, और स्प्रिंग क्या कर रहा है? हमें खींच रहा है। जो स्प्रिंग जिस फोर्स के साथ खींच रहा है वो क्या है? टेंशन। ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस करूंगा, ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस होगी, कम एक्सटेंशन प्रोड्यूस करूंगा, कम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। तो अगर मैं हुक्स लॉ की डेफिनेशन को थोड़ा सा बदल के यहां पर लिख दूं, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, सही होगा गलत होगा? टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। मतलब जितना ज्यादा साइज में चेंजिंग लाएंगे उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, या उतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा जितना ज्यादा उसकी साइज के अंदर इजाफा होगा। ठीक है। अब टेंशन क्योंकि फोर्स है, इसको मैं एफ से शो कर सकता हूं, और एक्सटेंशन एक तरह का फासला ही है, एक तरह का डिस्टेंस ही है, उसको हमने किससे शो किया? एक्स से। यहां पर क्या हमें समझ में आ रहा है? टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। लेकिन यहां पर हम लगा देते हैं माइनस का निशान। अब यहां पर सवाल होता है कि माइनस का निशान क्यों लगाते हैं? जरा इस फिगर को गौर से देखें। जो एक्सटेंशन पैदा हो रही है, जो लेंथ में इजाफा हो रहा है, वो नीचे की तरफ है। ठीक है, एक्सटेंशन किस तरफ है? नीचे की तरफ। लेकिन जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब टेंशन और एक्सटेंशन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी अगर एक स्प्रिंग है ना मेरे हाथ में, मैं इसको इस तरफ खींचता हुआ जा रहा हूं, इस तरफ खींचता हुआ जा रहा हूं, स्प्रिंग मुझे किस तरफ खींचता है? इस तरफ। मतलब टेंशन जो कि स्प्रिंग की फोर्स है, और एक्सटेंशन जो उसके अंदर इजाफा हो रहा है, वो दोनों के दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। उस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम लगाते हैं माइनस का निशान। क्लियर हो गई? प्रोपोर्शनलिटी को कैसे खत्म करते हैं? कांस्टेंट लगा देते हैं। तो क्या करूंगा? बाय इसका जो कांस्टेंट है ना बेटा, उसको के से शो करते हैं, और ये कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी यही इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आ जाती है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हुक्स लॉ की इक्वेशन है, लेकिन ये वैलिड है सिर्फ हेलिकल स्प्रिंग के लिए। यहां पर के से मुराद है स्प्रिंग कांस्टेंट। उसकी वैल्यू आप कैसे लेते हैं? किसी न किसी एक्सपेरिमेंट की मदद से लेते हैं।